हेलो हेलो। आज की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको अनुस्वार और अनुनासिक, जो कि हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही अलग और महत्वपूर्ण विषय है, उसकी पुनरावृत्ति करवाऊंगी। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि अक्सर हम बिंदु और चंद्र बिंदु लिखने पर ध्यान नहीं देते हैं। बच्चों में अधिकतर संदेह रहता है और वे कभी कभी दो वर्णों के बीच में लगा देते हैं, परंतु उन्हें यह नहीं मालूम कि इसके उपयुक्त जगह पे न लगने पे उसका अर्थ सही नहीं निकलता। तो इसको जानने के लिए प्रायः इस बात पर विशेष ध्यान देना पड़ता है कि हम कौन सी ध्वनि नाक से निकालते हैं, किस ध्वनि के निकलने में मुख और नाक दोनों का ही, मुख और नासिका दोनों का ही प्रयोग होता है। तो ऐसी ध्वनि जो कि केवल मुख से निकलती हो, उसे केवल मुख और नाक से निकलती हो, जो मुख और नाक के संयोग से निकलती हो, उसको हम अनुनासिक कहते हैं। और जो ध्वनि केवल नाक से निकलती हो, केवल नासिका से निकलती हो, उसे हम अनुस्वार कहते हैं, यानी उसमें हम अनुस्वार का चिन्ह लगाते हैं। इनका चिन्ह लगाने के लिए हम अनुस्वार के लिए हम शिरोरेखा के ऊपर एक बिंदु का निशान लगाते हैं। जैसे यहाँ एक शिरोरेखा हमने खींचा और उसके ऊपर ये बिंदु का निशान हमने लगाया। तो इस प्रकार जब शिरोरेखा के ऊपर बिंदु का निशान लगाते हैं तो वह अनुस्वार कहलाता है। और इसी तरह से जब हम शिरोरेखा पे चंद्रमा की तरह अर्धचंद्राकार निशान लगा के बिंदु लगाते हैं तो वह अनुनासिक कहलाता है। तो अनुस्वार शब्द जो है स्वर के बाद आता है, इनका चिन्ह हमेशा बिंदु के रूप में लगता है। ये जो है पंचमाक्षरों के स्थान पे होता है। हर वर्ग का जो पंचमाक्षर है उन्हीं के स्थान पे ये इन बिंदुओं का प्रयोग होता है, यानी अनुस्वार का प्रयोग होता है। शिरोरेखा के ऊपर बिंदु के रूप में लिखते समय हम लगाते हैं। पंचमाक्षरों के स्थान पर अनुस्वार यानी बिंदु का प्रयोग किया जाता है। और इसकी एक विशेषता यह है कि यह शब्द के मध्य या अंत में आता है। इसकी एक विशेषता यह है कि यह शब्दों के मध्य में या अंत में आता है। इसमें स्वर का उच्चारण जोर से किया जाता है। इसमें स्वर का उच्चारण जोर से किया जाता है। इसकी एक और विशेषता है और महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसके उच्चारण के समय हवा नाक से निकलती है। इसके उच्चारण के समय हवा जो है वह नाक से निकलती है। इसकी एक अन्य विशेषता है। इसको हम उच्चारित करते समय हमेशा नासिका से ध्वनि निकलती है, इस पर हमें ध्यान देना आवश्यक है। और इसके लिए हम कुछ शब्दों का अभी उदाहरण देंगे। जैसे कि अनुस्वार व विसर्ग जो है, अनुस्वार व विसर्ग का प्रयोग अ आदि स्वरों की सहायता से ही संभव है। जैसे कि संताप, संताप शब्द है, इस शब्द का अंतिम वर्ण विच्छेद करें तो इसमें स में अंग प्लस अंग और त प्लस आ प्लस प प्लस अ वर्ण आते हैं। उच्चारण में यह स्पष्ट होता है, उच्चारण से यह स्पष्ट होता है कि यह इस ध्वनि में अनुस्वार यानी अंग का उच्चारण अ और न की तरह हुआ है। लेकिन भिन्न भिन्न शब्दों में अंग के उच्चारण के बदलते रूपों को हम देख सकते हैं। जैसे कि संरचना है, यदि तो स प्लस अंग लिखेंगे तो इसका वर्ण विच्छेद जब हम करेंगे तो स
और स और स प्लस अंग, फिर र प्लस फिर च प्लस फिर न प्लस आ। इसी तरह अगर संवाद करते हैं, संवाद लिखते हैं, तो स प्लस अंग, और अंग में और म है, और म वर्ण है। इसी तरह संचार शब्द है, स प्लस अंग लगाएंगे और अंग में यहाँ पे स प्लस न है। तो कहीं आपके पंचाक्षर में आप देख रहे हैं कि कहीं न, कहीं म, कहीं य आदि, कहीं ङ, ये सब वर्ण आते हैं। जितने भी जैसे क का अंतिम पंचाक्षर वर्ण ङ, च का अंतिम जो पंचाक्षर वर्ण है वह य, और ट का ण, और त का न, और प का म। तो इन पंचाक्षरों का प्रयोग होता है और उनके बदले में हम जो बिंदु लगाते हैं उसको अनुस्वार कहते हैं। तो अब जो है हम कुछ शब्द यहाँ पे हमने उदाहरण के रूप में लिखा है, इनमें हम बिंदु लगाएंगे और आपको समझाएंगे। अब ये देखिए अ और म जो है प वर्ग का अंतिम वर्ण यानी पंचाक्षर वर्ण है, अ म ब र। ठीक है, तो इस म के बदले में हम यहाँ पे अनुस्वार लगा देंगे और ये हो जाएगा अंबर। ये इसका स्वरूप हुआ अंबर। इसी तरह डंडा जो ये लिखा हुआ है, यहाँ पे हम ड के ऊपर बिंदी लगाएंगे और डा लिखेंगे। ठीक है, अब अगला जो है चंदन, च के ऊपर हम बिंदी लगा के चंदन शब्द बनाएंगे। ये त वर्ग का पांचवा वर्ण यानी पंचमाक्षर है। ये ट वर्ग का पंचमाक्षर है। इसी तरह से कंगन, कंगन में क बिंदी ग और न, ये क वर्ग का जो अंग है, ये क वर्ग का पंचमाक्षर है। इसी तरह कंस, कंस शब्द जो है क और ऊपर बिंदी स, कंस शब्द हुआ। अब यहाँ पे कालांतर, कालांतर को हम लिखेंगे का ला ऊपर बिंदी त र। ठीक है, अब अगला है कंकड़, कंकड़ शब्द में क है और ऊपर बिंदी क और फिर र। दंडित, यहाँ आप देखिए दंडित शब्द है, दंडित शब्द में ऊपर बिंदी लगाएंगे, फिर ड और त। ठीक है, अब संदेश, संदेश में ये त वर्ग का पंचमाक्षर है, इसके लिए हम स पे ऊपर बिंदी लगाएंगे, दे और श। ठीक है, अब आपका ये है खंड, खंड शब्द है, खंड शब्द में ऊपर बिंदी लगा के ड वर्ण लिखेंगे। ये जो है ण शब्द पंचमाक्षर है ट वर्ग का। धंधा, धंधा में ध ऊपर ध के ऊपर बिंदी लगाएंगे, बन जाएगा धंधा। ठीक है, तो ये जो है आपका न जो है वो त वर्ग का पंचमाक्षर है। फिर इसी तरह से बंदर, ब पे ऊपर बिंदी लगाएंगे और द र। इस तरह से आपने देखा यहाँ पे अंबर, डंडा, चंदन, कंगन, कंस, कालांतर, कंकड़, दंडित, संदेश, खंड, धंधा और बंदर, इन सारे शब्दों का देखिए उच्चारण करने में एक नासिका से आवाज़ आपकी आ रही है। जैसे अंबर, अंबर, डंडा, डंडा, चंदन, ये सारे शब्द जो है नाक से निकल रहे हैं, नासिका से इनका नासिका का इनको उच्चारण करने में हमें नासिका का
प्रयोग करना। नासिका से ध्वनि निकल रही है, हवा निकल रही है, तो ये जो है हो जाएगा अनुस्वार वर्ण। अनुस्वार के जो बिंदु के प्रयोग अन्य बिंदु कर किए जाते हैं, जैसे कि कंगाल। कंगाल शब्द जो है क के ऊपर, और इसको अगर क के ऊपर अनुस्वार का निशान लगाएंगे और फिर गा ल। ये अक्सर नियम है कि जो पांचों वर्ग है उन पांचों उनका जब हम विच्छेद करते हैं तो पंचमाक्षर को हम साफ साफ लिखते हैं, और जब उसको हम मिला देते हैं फिर वो अनुस्वार का रूप ले लेता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे पंचमाक्षर है ब प वर्ग का। प वर्ग का अंचना ब है वर्ण, और ब के पहले आया है इसीलिए उसका पंचमाक्षर है। यहाँ आप देखिए ड जो है ट वर्ग का पंचमाक्षर है अण, और उसके पहले आने के कारण इसमें पंचमाक्षर ण का प्रयोग हुआ है। इसी तरह से चंदन में आप देखिए द जो है वह त वर्ग का वर्ण है, और इसके पहले आया है तो ये हो जाएगा चंदन। न इसमें इसका पंचमाक्षर है त वर्ग का। आप यहाँ देखिए कंगन शब्द। कंगन में ग जो है यह क वर्ग का वर्ण है, और इसके पहले चूंकि आया है इसीलिए अंग का प्रयोग हुआ है कंगन में। कंस में ऐसा नियम है स वर्ण, जहाँ दंत स आता है उसके पहले अक्सर न ध्वनि आती है, इसीलिए न का न वर्ण का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे भी कालांतर, यहाँ त वर्ग है, त वर्ग का पंचमाक्षर है त थ द ध न। अब कंकड़ में देखिए, कंकड़ में भी क क और ड़, क कंकड़, ठीक है। और इसके पश्चात यहाँ दंडित में आप देखिए, दंडित में भी ड जो है ट वर्ग का वर्ण है, और उसके पहले आने के कारण यहाँ उसका पंचमाक्षर प्रयुक्त हुआ है। फिर संदेश, संदेश में त वर्ग का शब्द है, त वर्ग का वर्ण है, इसीलिए इसमें जो है पहले न जो है वह उसका पंचमाक्षर है। खंड में देखिए, खंड में भी वही है कि ड जो है ट वर्ग का वर्ण है, और इसके पहले आने के कारण यहाँ पे ड़ शब्द का ड़ वर्ण का प्रयोग किया गया। इस प्रकार धंधा में भी ध जो है वह त वर्ग का वर्ण है, और त वर्ग का वर्ण होने के कारण इसमें आपके त वर्ग के पहले त वर्ग का पंचमाक्षर जो है क्या होता है, त वर्ग का पंचमाक्षर है न, तो न वर्ण का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे बंदर, बंदर में भी आप देखिए द जो है वो त वर्ग का वर्ण है, त वर्ग का वर्ण होने के कारण न जो है उसका पंचमाक्षर प्रयुक्त हुआ है। अब हम कुछ और उदाहरण देखते हैं, कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं। अन्य उदाहरणों में संभव, आप यहाँ देखिए ये संभव, संभव में प वर्ग का प फ ब भ म, प फ ब भ म, प वर्ग का वर्ण होने के कारण यहाँ पे म आया है। अब हम इसको जब अनुस्वार लगाएंगे तो लिखेंगे संभव, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए चंचल, चंचल जो है वह क्या है, च य जो है च वर्ग का वर्ण है, च वर्ग का पंचमाक्षर है, ठीक है। च वर्ग का पंचमाक्षर है य, तो यहाँ पे हो जाएगा बिंदी लगाएंगे चंचल शब्द बनेगा। इसके बाद द आया है यहाँ पे छंद में त वर्ग का, तो यहाँ हम लिखेंगे छ ऊपर द और द, ठीक है। द छंद हो गया। अब आप देखिए चंद्रमा, चंद्रमा में ये चूँकि त वर्ग का है इसीलिए यहाँ पे यहाँ हम जो है बिंदी लगाएंगे, त वर्ग का होने के कारण यहाँ पे
चंद्रमा शब्द में न आया है। न जो है त वर्ग का पंचमाक्षर है। वंदना, वंदना में भी इसी तरह ऊपर बिंदी लगा के वंदना लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको अच्छी तरह से। अभी संबंध, संबंध देखिए यहाँ पे स है, ऊपर बिंदी लगाइए, ब लिखाइए और ध। यहाँ पे देखिए प वर्ग का पंचमाक्षर है, इसीलिए यहाँ पे म है। प वर्ग का पंचमाक्षर है। और इसी तरह से ध जो है वो त वर्ग का शब्द है, त वर्ग का वर्ण है, इसीलिए त का पंचमाक्षर है न। ठीक है, अब यहाँ पे कंठ आप यहाँ पे लिखेंगे क, ऊपर बिंदी ठ। इसी तरह से ग, ऊपर बिंदी द। फिर जंगल में जंगल। ठीक है, हिंदू, हिंदू। फिर संशय, संशय। फिर पंथ। तो ये आपने कुछ उदाहरण देखे, इन उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट हो गया होगा कि वर्ण जो है, अनुस्वार जो है किस तरह से लगाते हैं और अनुस्वारों का प्रयोग कैसे करते हैं। अब हम पढ़ेंगे अनुनासिक। अनुनासिक के बारे में जानते हैं। अनुनासिक कैसे लगाते हैं और कहाँ लगाते हैं। अनुनासिक जो है वह अर्धचंद्राकार एक निशान है और जिसमें एक अनुस्वार की तरह बिंदी का प्रयोग हम करते हैं। शिरोरेखा ऐसे लगाएंगे और उसमें जो है एक ऐसे चंद्र बिंदी इसको बोलते हैं। ठीक है, इसमें जैसे उसको बिंदु और इसको तब अनुस्वार को बिंदु और इसको अनुनासिक को चंद्र बिंदु भी कहा जाता है। अनुनासिक और अनुस्वार में मूल अंतर यह है कि अनुनासिक स्वर जो है स्वर है और जबकि अनुस्वार जो मूलतः व्यंजन है। अनुनासिक जो है वह स्वर है और अनुस्वार जो है वह व्यंजन है। अनुस्वार और अनुनासिक के प्रयोग में कहीं कहीं अर्थ का भी भेद हो जाता है। अगर अनुनासिक आप लगा करके कोई शब्द लिखते हैं, उसमें अनुस्वार अगर लगा देते हैं तो कभी कभी अर्थ में भी परिवर्तन आ जाता है। अब जैसे हम हंस और हंस दो शब्द है, दो शब्द में एक हंस जो है उसमें चंद्र बिंदी लगा हुआ है और उसमें हम नाक और गले से, मुख से आवाज़ निकाल रहे हैं, और जबकि हंस में नाक का पूरा प्रयोग कर रहे हैं, नाक से ध्वनि निकल रही है, नाक से हवा निकल रही है, तो उसका अर्थ बदल जा रहा है। यहाँ पे हंस एक पक्षी है और हंस एक क्रिया है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि किस तरह एक चंद्र बिंदी या बिंदी यानी कि अनुस्वार और अनुनासिक का प्रयोग करने से किस प्रकार अर्थ में भी परिवर्तन आ जाता है। अनुनासिक के स्थान पर बिंदु का प्रयोग हो सकता है। नासिक के व्यंजनों के स्थान पर केवल अनुस्वार का ही प्रयोग होता है। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि कभी कभी क्या होता है, जब स्वर के साथ अनुस्वार अनुनासिक का प्रयोग होता है तो ऐसे में स्थानाभाव के कारण अनुनासिक की जगह अनुस्वार का प्रयोग कर दिया जाता है। जैसे हिंदी में अनुनासिकता को प्रकट करने के लिए शिरोरेखा पे चंद्र बिंदु का ही न प्रयोग करते हैं। तो चंद्र बिंदु जब हम प्रयोग करते हैं, और कभी कभी क्या है कि कोई स्वर वर्ण की मात्रा आती है। ठीक है, शिरोरेखा के ऊपर स्वर की अगर मात्रा रहती है, लगी होती है, तो सुविधा की दृष्टि से या स्थानाभाव की दृष्टि से हम जो है उसमें चंद्र बिंदु न लगा करके केवल बिंदु का प्रयोग करते हैं। ऐसे शब्दों में आपका सिंघाड़ा शब्द है। सिंघाड़ा, सिंघाड़ा शब्द में भी जैसे छोटी की मात्रा है तो छोटी की मात्रा के साथ चंद्र बिंदु थोड़ा अटपटा लगता है, इसीलिए वहाँ पे हम केवल बिंदु का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से कहीं शब्द है। कहीं,
कहीं शब्द में भी चंद्र बिंदु का होना चाहिए प्रयोग, परंतु मात्रा रहने के कारण यहाँ पे स्थानाभाव के होने स्थानाभाव है, और इस कारण से कहीं में हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। मैं में भी होना चाहिए चंद्र बिंदु, लेकिन यहाँ पे चूँकि स्वर वर्ण की मात्रा है, इसीलिए हम इसमें अनुस्वार का प्रयोग करेंगे। छींका में भी बड़ी की मात्रा है, और साथ में चंद्र बिंदु का प्रयोग न करके हम एक अनुस्वार का प्रयोग करेंगे। ऐसे स्थानों पर चंद्र बिंदु का प्रयोग अटपटा लगता है, केवल इसी कारण बिंदु का ही प्रयोग शुद्ध माना जाता है। ऊपर इतने सारे शब्दों को जो आपको हमने अभी बताया, जैसे कि सिंघाड़ा, कहीं, गोद, हिंडोला, ठीक है, गोंद, हिंडोला, ये सारे शब्द जो है चंद्र बिंदु वाले ही शब्द हैं, परंतु इन्हें चंद्र बिंदु का इनमें प्रयोग नहीं करते हैं। उसकी जगह हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। परंतु यहाँ पे कई देखिए, जैसे कि अंग और यहाँ अशुद्ध रूप और शुद्ध रूप के रूप में, जैसे मान लीजिए कुंवारा है, कुंवारा शब्द है, इसमें चंद्र बिंदु शुद्ध रूप है, और अगर हम इसमें अनुस्वार का प्रयोग करके लिखते हैं कुंवारा, तो वह अशुद्ध रूप है। खूंटा शब्द में भी इसी तरह से चंद्र बिंदु लगाते हैं तो वह शुद्ध है, और यदि चंद्र बिंदु न लगा के अनुस्वार लगा देते हैं तो वह अशुद्ध है। कहीं कहीं अनुस्वार का निषेध भी होता है, जैसे य, र, जिन शब्दों के में अनुस्वार के पश्चात य, र, ल, व, श, य, र, ल, व, ह आता है, वहाँ अनुस्वार अपने मूल रूप में ही लगा रहता है। मूल रूप यानी कि जो उसका मूल रूप यानी बिंदु वाला रूप न हो करके वो जो पंचमाक्षर है उसके रूप में लगा रहता है। जैसे पुण्य शब्द है, पुण्य शब्द में हम पुण्य में ण शब्द का जो वास्तविक रूप है उसका हम प्रयोग करेंगे। इसी तरह से अन्य शब्द है, अन्य शब्द में भी हम जो न का प्रयोग ही करेंगे, मतलब इसमें हम बिंदी का प्रयोग नहीं करेंगे, ये गलत हो जाएगा। मान्यता में भी इसी तरह न के स्थान पे हम बिंदी नहीं लगा सकते हैं, हम मतलब कि हमको ना लिखना पड़ता है। तो इस तरह से कुछ नियम हैं जिन नियमों के तहत हम अनुस्वार और अनुनासिक का प्रयोग करते हैं। आइए अब कुछ उदाहरण देखते हैं, उन उदाहरणों के माध्यम से पुनरावृत्ति करते हैं अनुनासिक की। तो सबसे पहले है आपका आँख शब्द है। आँख शब्द में हम आ के ऊपर चंद्रबिंदी और ख लगाएंगे, लिखेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं उच्चारण करते समय आपको समझ में आ रहा होगा, आँख में आँख जो ध्वनि है वो मुख और नाक दोनों से निकल रही है। इसी तरह ऊँट लिखते वक्त हम ऊँट में चंद्रबिंदी लगाएंगे, ऊँट पे। हंसना पे हम जो है यहाँ पे ह के ऊपर चंद्रबिंदी लगाते हैं। फिर मक्खियाँ, हमारे जैसे हिंदी में बहुवचन जब हम लिखते हैं तो चंद्रबिंदी का प्रयोग होता है। तो जैसे मक्खी है तो मक्खियाँ आप लिखेंगे, मक्खियाँ। तो मक्खियाँ लिखने के लिए यहाँ पे हम चंद्रबिंदी का प्रयोग करते हैं। अंगुली में अ के ऊपर चंद्रबिंदी लगाएंगे और लिखेंगे अंगुली, ठीक है, अंगुली। और उसके बाद सांस शब्द में स के ऊपर चंद्रबिंदी हम लगाएंगे। पाँच यहाँ पे चंद्रबिंदी और च, पाँच, ठीक है। अब अगला है नदियाँ, यहाँ पे बहुवचन के कारण यहाँ चंद्रबिंदी लगेगी, नदियाँ, ठीक है। हंस क्रिया है,
हंस आपको हमने बताया कि हंस एक चिड़िया है। यहाँ हम चंद्र बिंदी लगाते हैं तो हंस एक क्रिया है और हंसमुख शब्द है, मतलब जिसका चेहरा हमेशा हंसता हुआ सा है। मास, मास इसमें जो है चंद्र बिंदी लगाएंगे। आप देखिए चंद्र बिंदी से यहाँ पे भी अर्थ अंतर हो गया। यहाँ मास हम बोलते हैं महीने को, और यहाँ पे मांस, मांस हो गया ये एक दूसरा शब्द हो गया, इसका दूसरा अर्थ हो गया। इसी तरह आप यहाँ पे आइए, सांचा, सांचा, सांचा शब्द में चंद्र बिंदी सा पे लगेगा, बन जाएगा शब्द सांचा। दूसरा शब्द है सूण, सूण में सा के ऊपर चंद्र बिंदी हम लगाएंगे और लिखेंगे सूंड। ठीक है। अब आपको ये बताते हैं कि जैसे जहाँ शब्द है, जहाँ में हाँ, जहाँ, तहाँ, कहाँ, वहाँ, इन सभी में हाँ पे चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। फिर हड्डियाँ, हड्डियाँ, हड्डियाँ शब्द है, हड्डियाँ में चंद्र बिंदी है और ये बहुवचन, हड्डी, हड्डी का बहुवचन है हड्डियाँ। फिर बाँह, बाँह, बाँह। ठीक है। अगला शब्द है आंगन, आंगन, आंगन शब्द है। ठीक है। अब अगला शब्द है चाँद, चाँद। इस तरह से आप देख रहे हैं कि हम लोग इसमें कैसे चंद्र बिंदुओं का प्रयोग कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए ये कठिनाई का बहुवचन है, कठिनाइयाँ, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कठिनाइयाँ, कठिनाइयाँ। इसके बाद पांचवा शब्द है पांचवा, पांचवा। ये पांचवा शब्द है। पाँच में बिंदी हो, चंद्र बिंदी होती है और चंद्र बिंदु के साथ वहाँ वहाँ पे भी चंद्र बिंदु होगा। यहाँ पे दो जगह चंद्र बिंदुओं का प्रयोग, चंद्र बिंदु का प्रयोग होगा। दवाइयाँ, दवाइयाँ। फिर बांसुरी, बांसुरी शब्द जो है इसमें बाँ पे लगेगा, बांसुरी। अब ऊंचाई शब्द जो है इसमें ऊ पे लगेगा, ऊंचाई। तो आपने इधर देखा कि कितने अलग अलग शब्द आपने देखे, जिसमें आपको अलग अलग शब्दों में अलग अलग स्थान पे चंद्र बिंदुओं का प्रयोग किया गया है। सबसे पहले आपको पहला शब्द पढ़ के बता दे रही हूँ, इसको हम बोलेंगे आँख, और इसका उच्चारण करते समय मुख और नाक दोनों का प्रयोग हो रहा है। फिर ऊँट, इनका भी उसी प्रकार का उच्चारण है, मुख और नाक से हवा निकल रही है। फिर हंसना, हंसना एक क्रिया है, हंसना, और इसी में अगर चंद्र बिंदी की जगह आप बिंदी लगा देते हैं तो वो हंस अगर लिखेंगे तो वो आपका, अगर हंस ना लिखेंगे तो वो आपका वर्तनी अशुद्धि माना जाएगा, वो गलत हो जाएगा। शुद्ध रूप है हंसना, इसमें कि चंद्र बिंदी लगी हुई है। फिर मक्खियाँ, हिंदी में जो बहुवचन हम करते हैं, बहुवचन लिखते हैं तो बहुवचन के साथ हम चंद्र बिंदी का प्रयोग करते हैं। जैसे मक्खी, मक्खी का बहुवचन हो जाएगा मक्खियाँ। फिर आपका है अंगुली, 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 इसमें चंद्र बिंदी का प्रयोग हम कर रहे हैं। चंद्र बिंदी के प्रयोग से ये नाक और मुख से क्योंकि ध्वनि निकल रही है, इसीलिए हम इसमें चंद्र बिंदु का प्रयोग करेंगे। फिर सांस, सांस शब्द में भी, सांस शब्द का उच्चारण भी ठीक इसी प्रकार है, मुख और नाक से इसमें ध्वनि निकलती है, इसीलिए ये हो जाएगा यहाँ पे।
अनुनासिक का प्रयोग होगा। 5 भी वैसे ही है, नदियाँ, नदी का बहुवचन होने के कारण यहाँ चंद्र बिंदी लगेगी। ऐसे ही हंसमुख शब्द है, फिर मास शब्द है। तो इस तरह से आपने जाना कि हम लोग चंद्र बिंदुओं का प्रयोग कब करते हैं। चंद्र बिंदु यानी कि अनुनासिक, अनुनासिक का प्रयोग कब करते हैं और अनुस्वार का प्रयोग कब करते हैं। यहाँ पे सांचा शब्द है, सांचा शब्द में भी आपने देखा कि ये अनुनासिक का प्रयोग किया हुआ है। सूंड, जहाँ, हड्डियाँ, बाँह, आंगन, चंद, कठिनाइयाँ, पांचवा, दवाइयाँ, बांसुरी और ऊंचाई, इन सारे शब्दों में आपका अनुनासिक का प्रयोग हुआ है। तो आज आपने अनुनासिक और अनुस्वार का प्रयोग एवं उसको कैसे लगाते हैं इसके बारे में जाना। अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर क्या है ये आपने जाना, और कब लगाते हैं ये आपने जाना, और उसकी पुनरावृत्ति की आशा है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और इसका अभ्यास आप करेंगे तो और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ये ध्यान देना है कि चंद्र बिंदु हमेशा चंद्र बिंदु उसी स्थान पे उनका प्रयोग होता है जहाँ पे मुख और नाक दोनों स्थान से हवा बाहर निकलती है। दोनों स्थानों का प्रयोग करते हैं, वहाँ पे चंद्र बिंदु का प्रयोग हम करते हैं। शेष अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।